राधिका जी ने अपने दोनों बच्चों को बड़ी ही कठिनाइयों से पाला था। उनके बेटे पवन को तो वो एक एक पल आज भी याद था। वो कैसे भूल सकता था वो दिन जब उसकी माँ बड़ी कठिनाइयों से 2 वक्त की रोटी जुटा पाती थी। अपने जीवन काल में उसके पिता ने घर के सामान के लिए इतना कर्जा ले लिया था कि पीएफ में से कुछ बचा ही नहीं था। पेंशन भी ज़्यादा नहीं थी। राधिका जी को आज से ज़्यादा कल की चिंता थी। उन्हें अपने बेटे पवन और बेटी पुनीता की उच्च शिक्षा के साथ साथ बेटी के विवाह के लिए भी रकम जमा करनी थी। उनका मानना था कि दहेज का लेन देन अभी भी समाज के विद्यमान है। कुछ रकम होगी तो दहेज लोभियों को संतुष्ट किया जा सकेगा, क्योंकि आज के ज़माने में बेटियों के हाथ पीले करना आसान बात नहीं है। बड़े प्रयत्न के बाद राधिका जी को एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी मिल गई, पर वेतन इतना ही था कि घर का खर्चा चला पाता। लेकिन इतना फायदा जरूर हुआ कि अध्यापिका की संतान होने के कारण उनके दोनों बच्चों को आसानी से स्कूल में दाखला मिल गया। राधिका जी ने उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं होने दी। आवश्यकता भी सभी सामान उन्हें उपलब्ध कराने की उन्होंने कोशिश की। इसके लिए उन्होंने ट्यूशन भी पढ़ाया। दोनों बच्चों ने भी माँ के विश्वास को भंग नहीं होने दिया। बच्चों को अपने अपने सपने पूरे करते देख राधिका को सुकून तो मिला, पर मन ही मन उन्हें ये डर भी सताने लगा कि कहीं बच्चे अपनी युवा पीढ़ी में इतने मस्त न हो जाएं कि उन्हें अनदेखा करने लगे। अब तो वो उनके प्रति ज़्यादा ही चिंतित रहने लगी थी। राधिका जी उनके स्कूल कॉलेज की हर बात तो पूछती ही थी, साथ ही उनके मित्रों के बारे में हर संभव जानकारी लेने का प्रयास करती रहती। पवन और पुनीत ने कभी उनकी इस बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि उन्हें लगता था कि माँ का अतिशय प्रेम ही उनसे ये करवाता रहा है, और अगर माँ को उनकी चिंता नहीं होगी तो फिर किसको होगी। राधिका जी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा जब उनके बेटे पवन की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होते ही उनकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई। पुनीत का कोर्स भी पूरा होने वाला था तो राधिका जी ने उनके विवाह की बात चलानी आरंभ कर दी, जबकि उनकी बेटी पुनीता अभी विवाह नहीं करना चाहती थी। वो रिसर्च कर अपना करियर बनाना चाहती थी। उसने जब अपनी माँ के सामने अपना पक्ष रखा तो राधिका जी ने कहकर अनसुना कर दिया, और उसे प्रयास करने दो, ये कोई आवश्यकता नहीं कि परंतु अच्छा रिश्ता मिल ही जाएगा। लेकिन संयोग से उन्हें पहली बार में ही अच्छा घर परिवार मिल गया। पुनीता के मना करने के बावजूद भी राधिका जी ने अपने अधिकार का प्रयोग कर उस पर विवाह के लिए दबाव बनाया। तो पवन ने अपनी बहन पुनीता का साथ देना चाहा, लेकिन राधिका जी ने उसे कहा कि मुझे अपनी एक जिम्मेदारी पूरी कर लेने दो। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। तुम स्वयं जाकर लड़के से मिल आना। अगर कुछ कमी लगे तो बता देना, मैं अपना निर्णय बदल दूंगी। और जहाँ तक पुनीता की पढ़ाई का सवाल है तो वे शादी के बाद भी कर सकती है। माँ की बात से सहमत होकर पवन अपनी बहन के होने वाले मंगेतर मोहित को देखने गया तो उसमें कोई भी कमी नजर नहीं आई। आकर्षक व्यक्तित्व होने के साथ साथ वो अच्छे खाते पीते घर से था, कमा भी अच्छा रहा था। वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर था। उसकी माँ ने जैसे दिन देखे थे, जैसा जीवन जिया था, उसके अनुसार पवन को उनका सोचना गलत भी नहीं लगा, क्योंकि वो एक माँ है और हर एक माँ की इच्छा होती है कि उनके बच्चे जीवन में जल्दी स्थापित प्राप्त कर ले। आखिर वो पुनीता को मनाने में कामयाब हो गया। पुनीता और मोहित का विवाह धूमधाम से किया गया। पुनीता के विवाह के उत्तरदायित्व से मुक्त होकर राधिका जी कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने बेटे पवन के पास आ गई। एक दिन बातों ही बातों में पवन ने अपने मन की बात राधिका जी के सामने रखते हुए कहा, माँ, अब आपकी सारी जिम्मेदारियां समाप्त हो गई हैं, तो अब नौकरी करने की क्या आवश्यकता है। अब आप यहीं मेरे साथ रहो। बेटे के मुख से ये बात सुनकर राधिका जी विभोर हो गई। आखिर इससे अधिक एक माँ को और क्या चाहिए। उन्होंने त्याग पत्र भेज दिया और कुछ दिनों में ही वे अपने पुश्तैनी घर को किराए पर उठाकर और वहाँ से कुछ आवश्यकता सामान लेकर अपने बेटे पवन के पास आ गई।
तो पवन ने भी आज्ञाकारी पुत्र की तरह माँ का कर्ज उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। घर के खर्चे पूरे पैसे माँ को लाकर देता, हर जगह अपनी माँ को साथ लेकर जाता, उनकी हर इच्छा पूरी करने का हर संभव प्रयत्न करता। लेकिन धीरे धीरे बेटे की जिंदगी में राधिका जी का दखल बढ़ता गया। वह उससे एक एक पैसे का हिसाब लेने लगी। अगर वो कभी अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में चला जाता तो राधिका जी कहती, बेटा फजूल खर्ची उचित नहीं है, आज की बचत कल काम आएगी। राधिका जी अपने जीवन का अनुभव बांट रही थी, पर ये नहीं समझा पा रही थी कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है, उसकी भी कुछ आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं। दिन में 3-4 बार वो फ़ोन करती। रात को अगर पवन को आने में देरी हो जाती तो 10 तरह के सवाल करती, इसलिए वो अपने दोस्तों की पार्टी में भी सम्मिलित नहीं हो पाता था। राधिका जी झुंझलाहट तब और बढ़ जाती जब वो देर रात तक उसे ऑफिस में रुकना पड़ता और राधिका जी को लगता कि वो अपने दोस्तों के साथ घूम कर आ रहा है। उसके तरह तरह के प्रश्न पवन को क्रोध से भर देते। विशेषताएं तब जब राधिका जी घुमा फिरा कर ये जानने का प्रयत्न करती कि उनके दोस्तों में कोई लड़की तो नहीं है। उनका आशय समझ कर वो उन्हें कुछ नहीं कह पाता था और माँ का अपने प्रति अतिशय प्रेम और चिंता समझकर टालने की कोशिश करने लगता। माँ का उसकी जिंदगी में दखल और माँ के प्रति उसका अतिशय झुकाव भाप कर उसके दोस्तों ने उसका मजाक बनाना प्रारंभ कर दिया। कोई कहता, यार तू क्या अभी बच्चा है, कब तक माँ के आंचल पकड़कर घूमता रहेगा, आंचल छोड़कर मर्द बन, कुछ निर्णय तो तू अपने आप भी ले। दोस्तों की बातें सुनकर पवन का आत्मसम्मान डगमगाता, स्वाभिमान को चोट लगती, पर चुप रह जाता। अब उसे लगने लगा था कि माँ का अपने बच्चों के प्रति प्यार स्वाभाविक है, पर उनकी सीमा रेखा भी होनी चाहिए। बच्चों को एक स्पेस मिलना चाहिए, कम से कम उन्हें इस बात की छूट देनी चाहिए कि वो कुछ समय अपने ही हम उम्र मित्रों के साथ बिता सके। आज भी उनके मन में माँ का स्थान स्वप्रिय है। आखिर माँ है, माँ ही तो है जिन्होंने न केवल उनकी जिंदगी में उसे इस मुकाम तक पहुंचाने में कितने ही कष्ट सहे, लेकिन फिर भी मन में तरह तरह के सवाल और शंकाएं क्यों। साल दर साल ऐसे ही बीत गए। उनके लगभग सभी दोस्तों की शादी हो गई। वे अक्सर पवन को कहते, यार मिठाई कब खिला रहा है, तो वे भी मुस्कुरा कर कह देता, मुझे आज़ादी प्यारी है, अभी मैं बंधन में बंधना नहीं चाहता। वो और क्या कहता, अपनी बात रखने के लिए उल्टा उन्हें ही चिढ़ा देता। इस बीच कई रिश्ते आए, पर राधिका जी को कोई लड़की पसंद नहीं आई। कहीं परिवार अच्छा नहीं तो कहीं लड़की। अगर सब कुछ ठीक रहा तो लेन देन के मसले में बात टूट जाती। ये सब देखकर पवन को समझ नहीं आ रहा था कि माँ ऐसा क्यों कर रही है। जिस दहेज की समस्या से वो उसकी बहन पुनीता के समय त्रस्त थी, उसी दहेज का लालच अब उनमें कैसे समा गया। एक रिश्ता तो पवन की कंपनी में ही काम कर रही एक लड़की का था। लड़की के माता पिता इस रिश्ते के लिए इसलिए ज़्यादा उत्सुक थे क्योंकि उन्हें लगता था कि दोनों एक ही कंपनी में काम करने से वो एक दूसरे की समस्याओं को अच्छी तरह समझ पाएंगे। लेकिन राधिका जी को वो लड़की ही पसंद नहीं आई। पवन ने जब उनसे कहना चाहा तो राधिका जी ने उसे ये कहकर चुप करा दिया कि तू अभी बच्चा है, शादी विवाह ऐसे नहीं हो सकते, बहुत कुछ देखना और सोचना पड़ता है। उसकी आंखें कितनी छोटी हैं, अगर उससे तेरा विवाह हो गया तो आगे की सारी पीढ़ियां छोटी आंख लेकर आएंगी। पवन ने कभी माँ की बात नहीं काटी थी, तो अब उनसे कैसे कहता कि उसे तो उस लड़की का रंग रूप सूरत सीरत सब ठीक लग रहा है, आंखें भी तो छोटी नहीं हैं जैसा माँ कह रही है। वो मन ही मन बड़बड़ाया कि पता नहीं माँ ने बहू के रूप में कैसी लड़की मन में बसा रखी है। अब वो क्यों बोल रही है कि हर लड़की सर्वगुण संपन्न नहीं होती। वह दिन वो बहुत ही निराश हुआ। उसे अपना एक सपना टूटता हुआ महसूस हो रहा था, पर राधिका जी के खिलाफ जाकर कुछ कहने या करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था।
वो सब कुछ सहन कर सकता था, पर माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। ऐसे ही दिन बीतने लगे। कुछ दिन बाद बच्चों के स्कूल की छुट्टियां हो गई। राधिका जी ने अपनी बेटी पुनीता को छुट्टियों में अपने पास बुला लिया तो उसे भी लगा कि चलो अच्छा है, दिल दिमाग पर छाई निराशा से मुक्ति मिलेगी। पुनीता के आते ही घर में रौनक हो गई। उसका 2 वर्षीय बेटा मोनू तो पवन को छोड़ता ही नहीं था। मामा हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। वो पूरे दिन पवन के पीछे पड़ा रहता और वो भी उसकी डिमांड पूरी करते करते थकता नहीं था। भैया कब तक यूं ही अकेले रहोगे? अब तो भाभी ले आओ। आखिर माँ कब तक तुम्हारी गृहस्थी संभालती रहेगी? इन्हें भी तो आराम चाहिए। एक दिन पुनीता ने बातों ही बातों में पवन से कह दिया तो पवन कुछ कहता उससे पहले ही राधिका जी ने कहा, कोई लड़की पसंद आए तब ना शादी, कोई गुड्डी गुड्डियों का खेल तो नहीं है जो किसी से भी करवा दे। माँ की बात सुनकर पुनीता ने कहा, आपकी बात सही है माँ, लेकिन आखिर भैया को कैसी लड़की चाहिए मुझे बता दो, मैं ढूंढ लूँगी। बेटी की बात सुनकर राधिका जी ने बात का रुख मोड़ते हुए कहा, अरे पवन, पुनीता को जलेबी पसंद है, आज छुट्टी है, अभी मोनू सो रहा है, जा ले आ वरना वो तेरे पीछे लग जाएगा। तो पवन ने कहा, हाँ ठीक है माँ, मैं अभी ले आता हूँ। उसने कपड़े बदले और चला गया, लेकिन जैसे ही नीचे बाइक के पास पहुंचा उसे याद आया कि बाइक की चाबी लेना तो वो भूल ही गया। इसलिए चाबी लेने के लिए वो उल्टे पैर वापस लौट आया। उसने घंटी बजाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था, तभी उसे अंदर से आती हुई उसकी माँ की आवाज़ सुनाई दी, तू बार बार पवन की शादी के लिए मुझ पर क्यों दबाव डालती है? अरे तू सोच, अगर उसकी शादी हो गई तो क्या तुम ऐसे ही आकर यहाँ रह पाओगी, या मैं घर में अपने अनुसार चला पाऊंगी? हर बात में रोक टोक मुझे सहन नहीं होगा। माँ की बात सुनकर बाहर खड़ा पवन हैरान हो गया। तभी उसकी बहन की आवाज़ आई, पर माँ ये तो ठीक नहीं है, भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं, भला तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? इस दुनिया में हर इंसान स्वार्थी है, पर मैं क्यों नहीं बन सकती? मैंने इतना कष्ट झेले हैं तब जाकर कुछ आराम मिला है, फिर कोई आकर मेरे अधिकार छीने ये मुझसे सहन नहीं होगा। इसलिए कुछ दिन शांति से रहना चाहती हूँ। माँ, अगर भैया को तुम्हारी इस भावना का पता चला तो उस पर क्या बीतेगी, इस बात का अंदाज़ा भी है तुम्हें? पुनीता के आक्रोश भरे स्वर में कहा तो राधिका जी बोली, अरे पता कैसे चलेगा, ये तो बस मैं तुमसे कह रही हूँ। अब तुझे भी पर इतना विश्वास तो कर सकती हूँ ना, राज को ही राज रहने दोगी? पर माँ, इस संदर्भ में मैं एक शब्द और नहीं सुनना चाहती। अगर ऐसा ही था तो आपने मेरी शादी क्यों की? आपके अनुसार मैंने भी तो किसी का बेटा छीना है। पुनीता ने उसकी बात काटते हुए कहा तो राधिका जी बोली, तेरी बात अलग है, तू मेरी बेटी है, तुझे मैंने अच्छे संस्कार दिए हैं। इससे आगे पवन से कुछ सुना नहीं गया। वो उल्टे पांव वापस लौट गया, लेकिन जब 1 घंटे तक वापस नहीं आया तो लगभग 1 घंटे बाद राधिका जी का फ़ोन आया। माँ का फ़ोन देखकर उसका मन तो किया कि बात ना करे, पर फ़ोन उठा ही ला। कहाँ हो तुम बेटे? इतनी देर कहाँ हो गई? चिंता हो रही है? आज अपनी माँ के स्वर में मिठास पवन को बहुत घृणा हो रही थी, पर भी नज़रअंदाज सहज स्वर में बोला, कुछ दोस्त मिल गए हैं माँ, नाश्ते का इंतज़ार मत करना, मुझे देर हो जाएगी। ये तेरे दोस्त भी तो तेरा पीछा नहीं छोड़ते। अच्छा जल्दी आ जाना वरना मोनू उठते ही तुम्हें ढूंढेगा, राधिका जी ने थोड़ा तेज आवाज़ में कहा और फ़ोन काट दिया। पूरी दोपहरी बीत गई लेकिन पवन घर नहीं आया तो राधिका जी का बार बार फ़ोन आने लगा तो गुस्से में पवन ने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। लगभग शाम को घर लौटा तो राधिका जी ने तरह तरह के सवालों के जवाब में उन्हें सिर्फ इतना ही कहा कि अचानक बॉस ने बुला लिया था उसके साथ किसी प्रोजेक्ट के बारे में बातें लेकर। आज थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई थी, इसलिए प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दिए, बहुत थक गया हूँ मैं। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया और कमरा बंद कर लिया। इधर राधिका जी चुपचाप खड़ी हैरानी से देखती रही और सोचने लगी
कि पता नहीं क्या हो गया इसे, आज से पहले तो इसे ऐसा कभी नहीं किया था। वो धीरे से बुदबुदाई तो पास में खड़ी उनकी बेटी पुनीता ने कहा, भैया कह रहे थे कि बॉस से कुछ गहमा गहमी हो सकता है, कुछ ऑफिस की परेशानी हो। अरे कुछ परेशानी भी है तो कमरे में बंद करके बैठने से थोड़ी हल हो जाएगी। आज तक तो हर परेशानी मुझे शेयर करता था, फिर आज ऐसा क्या हो गया। तभी अचानक उन्हें सुबह वाली बात याद आई और बोली, पुनीता कहीं उसने हमारी बात तो नहीं सुन ली। माँ तुम भी ना न जाने क्या क्या सोचती रहती हो। पुनीता ने कहा तो वो चुप हो गई, पर उसे अभी भी बेटे का व्यवहार में बदलाव नजर आ रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों माँ बेटी पवन को खाने के लिए बुलाने आई, पर उसने कह दिया, मुझे भूख नहीं है, मैंने उनके साथ ही खा लिया था। पवन जानता था कि उसके इस व्यवहार से माँ और दीदी दोनों आहत होंगी, पर वो अपने आहत मन का क्या करे। उसका भी तो मन आहत हुआ था। मन नहीं लगता तो वो अपनी किताबें उठाकर लेकर बैठ गया। वैसे भी किताबें उसकी सदा से साथी रही थी। जब भी मन भटकता था वो किताबें लेकर बैठ जाता, जिससे मन का तनाव तो दूर हो ही जाता, साथ ही मन को शांति भी मिल जाती। किताब पढ़ते पढ़ते अचानक उनकी निगाहें फिर से उन पंक्तियों पर पड़ी जो सुबह अपनी माँ के मुख से सुनी थी। वो सोचने लगा, तो क्या अब माँ के प्रेम में स्वार्थ आ गया, जिससे उसमें अनचाहा डर पैदा हो गया। परिस्थितियों पर नज़र डाली तो लगा माँ का डर गलत नहीं है, पर उनका सोचना तो गलत है। उन्हें ये क्यों लगने लगा कि कोई दूसरा आकर उन्हें उनका अधिकार छीन लेगा। अगर वो अपना निस्वार्थ प्रेम बनाए रखती तो अधिकार छीनेगा नहीं, वरना उसमें खुशी ही बढ़ेगी। अगर मैं उनका सम्मान करता हूँ तो उनकी हर इच्छा का पालन करता हूँ, तो क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता कि वो अपने बेटे की इच्छा का सम्मान करे, मुझे बंधक बनाकर रखने की बजाय थोड़ी स्वतंत्रता दे। अगर माँ मेरे विवाह का प्रयास नहीं करना चाहती तो स्वयं प्रयास करूँगा। आखिर मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं। मैं कर्तव्य का साथ अधिकार भी चाहता हूँ। माँ को मुझे मेरा अधिकार देना ही होगा। मैं पुनीता दीदी से बात करूँगा, अगर उसने साथ दिया तो ठीक है, वरना मर्यादा लांघनी ही पड़ेगी। आखिर जब बुजुर्ग अपने ही अंश की भावनाओं को न समझना चाहें तो बच्चों को मर्यादा लागनी ही पड़ती है। इस विचार ने उनके मन में उथल पुथल मचा दी। उसने घड़ी की ओर देखा तो 12 बज रहे थे। वो सोने की कोशिश करने लगा। 6 महीने ऐसे ही बीत गए और एक दिन पवन ने अपनी बहन की सहमति पाकर उसने उसी पसंद की लड़की पूजा से कोर्ट में शादी कर ली, जो कि उसकी माँ राधिका जी ने उसे ठुकरा दी थी। कोर्ट से शादी करके वो लोग सीधा घर पहुंचे तो पवन की बहन पुनीता ने कार से उतरते हुए कहा, भैया आप भाभी को लेकर पहुंचो, तब तक मैं आरती का थाल सजाती हूँ। वो जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंची तो राधिका जी ने अचानक उन्हें सामने देखकर हैरानी से कहा, अरे पुनीता तू अचानक कोई सूचना भी नहीं दी, दामाद जी और मोनू कहाँ हैं? उन्होंने दरवाज़ा खोलते हुए कहा तो पुनीता बोली, वो भी आ रहे हैं माँ, पर अभी अपनी आरती का थाल सजाओ, भैया भाभी को लेकर आ रहे हैं। बेटी के मुंह को भाभी का नाम सुनकर राधिका जी हैरानी से उसकी ओर देखते हुए बोली, ये तू क्या कह रही है? वो ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे बिना बताए इतना बड़ा फैसला वो कैसे ले सकता है? ऐसा करते हुए एक बार भी उसे मेरा ख्याल नहीं आया, और क्या तू भी उसमें शामिल है? राधिका जी ने बखोलते हुए कहा तो पुनीता बोली, हाँ माँ, मैं भी भैया के साथ हूँ, और अगर तुम भी अपना सम्मान बनाए रखना चाहती हो तो तुम भी खुशी खुशी बहू का स्वागत करो। मैं आरती का थाल सजाती हूँ, और हाँ अभी तुरंत 5 सितारा होटल के लिए निकलना है। कोर्ट मैरिज हो चुकी है, पर समाज की मोहर लगने के लिए वहाँ हमें रिसेप्शन के साथ ये विवाह की रस्म भी पूरी करनी है। कार्ड बट चुके हैं, थोड़ी देर में मेहमान भी आने प्रारंभ हो जाएंगे, इसलिए अब तुम भी अपना कोई हंगामा खड़ा मत करना। जितनी तेजी से पुनीता का मुंह चल रहा था उतनी तेजी से उसके हाथ भी चल रहे थे। पर वो लड़की कौन है? उसका परिवार कैसा है? क्रोध पर काबू पाते हुए राधिका जी ने पूछा तो पुनीता ने कहा कि लड़की से तुम पहले ही मिल चुकी हो। माँ भैया के साथ ही काम करती है। क्या वे
वही लड़की है? हाँ माँ, वे वही लड़की है जो आपको उसकी आंखें छोटी नज़र आई थी, पर मुझे वो बहुत ही सुलझी और व्यवहारिक लड़की लगी। और सबसे बड़ी बात, वो भैया की पसंद है। पुनीता ने उनकी बात काटते हुए कहा। तो राधिका जी बोली, शादी से पहले तो हर लड़की सुलझी हुई नज़र आती है। देखो माँ, अगर अभी तुमने अपना रवैया नहीं बदला तो मेरी बात याद रखना, घाटे में तुम ही रहोगी। बच्चे बड़ों से सिर्फ आशीर्वाद चाहते हैं, उसके बदले में बड़े उनके सम्मान देते हैं। अगर उन्हें आशीर्वाद की जगह अगर उन्हें आशीर्वाद की जगह ताने और उल्हाने मिलते रहे तो बड़ों को भी सम्मान की आशा न रखे। वैसा भी तुम्हारे रुख के कारण ही हमें अनचाहे तरीके से फैसला लेना पड़ा। और तो भाभी के माता पिता को बड़ी कठिनाई से इन सब के लिए तैयार कर पाए। अब चलो, कहते हुए पुनीता का स्वर कठोर हो गया और आरती का थाल लिए वो तेजी से बाहर की ओर चल दी। राधिका जी के पास कहने सुनने के लिए अब कुछ नहीं रह गया था। वो सोचने लगी कि पंछी के पर निकल चुके हैं और वे अब बिना किसी की सहायता से उड़ना भी सीख चुका है। बहेलिया अगर चाहे तो भी उसे बांध कर नहीं रख सकता। ये सोचकर राधिका जी ने पुनीता का अनुसरण किया। पुनीता बाहर आई तो पवन पहले से ही दरवाजे पर अपनी पत्नी पूजा के साथ खड़ा था। तभी पुनीता आरती का थाल माँ के हाथ में देते हुए बोली, भैया पहले मेरी मुट्ठी गर्म करो, तभी अंदर आने दूंगी। तो पवन ने एक मोटी रकम उसके हाथ पर रख दी। लिफाफा मिलते ही पुनीता वहां से हटते हुए माँ की तरफ मुख तकतीब होकर बोली, माँ अब तुम्हारी बारी है। पूरी जादूगरनी निकली, अभी से मेरे बेटे को फंसा लिया, आगे न जाने क्या क्या करेगी। मन ही मन राधिका जी बुदबुदाई। तभी अंदर से उनके अंतर मन ने उसे झंझोर कर कि उसकी अपना और कितना अपमान कराएगी। आगे बढ़, खुशियों के द्वार तेरे द्वार खड़ी हैं, खुशियाँ तेरे द्वारे खड़ी हैं, इसलिए खुशी खुशी अनेक उनका स्वागत कर। तभी सोचते हुए राधिका जी ने पुनीता के हाथ से थाल लिया और आरती उतारते हुए बोली, अच्छा सरप्राइज दिया तुम लोगों ने, मुझे हवा भी नहीं लगने दी। अगर मुझे इस विवाह करना था तो मुझे कह ही देता, क्या मैं मना करती। पुनीता, इससे कुछ मीठा तो रख नहीं, अब बिना मुंह मीठा कराए कैसे बहू को गृह प्रवेश कराऊंगी। आज मीठा तो कुछ भी घर में नहीं है माँ। अरे जा थोड़ा सा गुड़ ही ले आ। माँ के मुंह से ये शब्द सुनकर पुनीत और पुनीता एक दूसरे की ओर देखा। माँ के लिए परिवर्तन ने उन्हें सुखद आश्चर्य से भर दिया। अब खड़ी ही रहोगी या कुछ लाओगी? राधिका जी ने उन दोनों की भावनाओं को पढ़ते हुए कहा। अभी लाई माँ, कहकर पुनीता मुस्कुराते हुए गुड़ लेने के लिए अंदर चली गई। तभी पवन और पूजा माँ के चरणों में झुक गए और माफ़ी मांगते हुए पवन ने कहा, प्लीज़ माँ, मुझे माफ़ कर देना, ये फैसला मुझे मजबूरी में उठाना पड़ा। लेकिन हाँ, अब आप ये मत सोचना कि अब मैं आपकी इज्जत करना छोड़ दूंगा। आपकी अहमियत मेरी ज़िंदगी में जितनी पहले थी उतनी आज भी है और हमेशा स्वरूप रहेगी। कहते हुए पवन ने अपनी माँ को गले से लगा लिया। ये देख राधिका जी की आंखों भर आई और सोचने लगी कि काश मैंने उसी टाइम रिश्ते के लिए हामी भर दी होती तो आज ऐसी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। खैर, पवन अपने मन की इच्छा जानने के बाद भी आज भी अपनी माँ से उतना ही प्यार करता है। ये सोचकर ही राधिका जी को गर्व महसूस हो रहा था। उन दोनों माँ बेटे को गले मिलते हुए देखकर पीछे खड़ी उनकी बेटी पुनीता भी खुशी से आंखें भर आई। और दोस्तों, पवन ने अपना फैसला लेकर सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अद्भुत ज्ञान गंगा में जय श्री कृष्ण।